महाराष्ट्र की हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तारीख तो पता है कि किस दिन शपथ ग्रहण होना है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। 3 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद तो ऐलान करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 तारीख को तो अगर शपथ होनी है तो ये तो होना ही पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो एकनाथ शिंदे सतारा में बैठे हुए थे, अब वो लौट आ रहे हैं, वो ठाणे वापस आ जाएंगे, उनके घर वापसी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अब जो सिस्टम बैठेगा वो क्या होगा। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि हमारे तीनों गेस्ट का मानना यह है कि वही बनने वाले हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ऐलान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या मिलने जा रहा है, कौन कौन से मंत्रालय वो रखेंगे, और जो मंत्रालय वो रखेंगे वो भी पूरे 5 साल के लिए रखेंगे या वहां पर भी कोई नया फॉर्मूला होगा। तो पहले बातचीत की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। समीर जी, एकनाथ शिंदे अगर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी लेते हैं तो वो 5 ईयर अफेयर होगा या वो भी 2-2.5 साल, 1 साल? देखिए, मुझे इसकी बहुत कम संभावना है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा। गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। एकनाथ शिंदे को अगर गृह मंत्रालय देने की सहमति होती तो एकनाथ शिंदे नाराज होकर सातारा नहीं जाते, वो बहुत खुशी खुशी लौट आते। गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई ऐसे और विभाग है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट है, भारतीय जनता पार्टी उसको दे देगी। MSRDC है, एक बड़ा विभाग है जहां सारे कंस्ट्रक्शन के काम हाईवेज के होते हैं, वो उनको दे देगी। एनर्जी है, वो उनको दिया जा सकता है। उसके अंदर हाउसिंग एक बड़ा मंत्रालय है, वो उनको दिया जा सकता है। ये विभाग उनको दिए जा सकते हैं। और देखिए, वैसे भी अगर आप देखेंगे, अभी जो सरकार जो चल रही थी, इसके अंदर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, अजित पवार मुख्यमंत्री थे, और जो विभाग इन तीनों राजनीतिक दलों को बटे हुए थे, मुझे लग रहा है उन विभागों में सिर्फ 2 या 3 ऐसे विभाग होंगे जो इधर से उधर होंगे, बाकी विभाग वो वही रहने वाले हैं। वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास रहने वाला है। सहकारिता, चूंकि शुगर लॉबी आती है तो वो अजित पवार के पास था, उनके पास रहने वाला है। इसके अलावा एग्रीकल्चर अजित पवार के पास था, वो रहेगा। माइनॉरिटी अफेयर्स अजित पवार के पास था, उन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए जिस तरीके से उन्होंने टिकट बांटे और बाकी चीजें रही है, तो वो उनके पास रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा विभागों में फेरबदल नहीं होगा। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये लगता है सुनकर कि जैसे अब एकनाथ शिंदे के पास बार्गेनिंग पावर है ही नहीं। निश्चित रूप से बार्गेनिंग पावर नहीं है एकनाथ शिंदे के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे कोशिश करेगी कम से कम कुछ बड़े विभाग मुझे मिले, जिससे मेरी हैसियत भी एक मुख्यमंत्री के लेवल की रहे, या बड़े विभाग एक आ जाए कि भले ही शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं बना, एकनाथ शिंदे बड़े विभाग अपने विधायकों के लिए लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार कर सके। देखिए, एकनाथ शिंदे को अपने 57 विधायकों को भी कन्विंस करना है, बताना है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन सरकार में हमारी दखलंदाजी है, और मैं कम से कम अगर 12 भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो मेरे 10 तो मंत्री कैबिनेट मंत्री बने हैं उसके अंदर, और ये बड़े विभाग मेरे पास आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो उन्होंने पहली बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कैबिनेट मंत्री बनेंगे उससे 1 या 2 कम मेरे कैबिनेट मंत्री आप बनाइए, अगर हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मंत्रिमंडल क्या बीजेपी इस चीज के लिए तैयार होगी? विजय जी, मैं उसी बात को दोहराती हूं कि जब लोकसभा चुनाव का भी नतीजा आया था, 400 की बात करने वाली बीजेपी 240 पर आई थी, और फिर सबने कहा कि अब ये तो देखिए गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के सहयोगियों का बीजेपी पर बहुत दबाव होगा। लेकिन क्या वो दबाव दिखाई दिया फैसलों में, निर्णयों में? और अगर वहां नहीं दिखाई दिया तो अब क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगियों से कहीं भी दब सकती है? क्या ऐसी स्थिति है महाराष्ट्र में? नहीं, हम इतना ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से बात करते हैं ना, दब सकती है कि नहीं दब सकती। पॉलिटिक्स में दबना नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, सीमलेस तरीके से चलाना, वो होता है। और महाराष्ट्र की बात करें अभी खास तौर से, तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि शिंदे साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे समीर साहब ने कहा कि अजित पवार, उनका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, मिनिस्ट्री में नहीं है, समझे? तो वो डिपार्टमेंट उनको मिले जिससे फाइनेंस ठीक ठाक चलता रहे। होम मिनिस्ट्री मुझे बहुत कम चांसेस है कि भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो की है स्टेट का, और आप सोचिए जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने अपने पास रखी थी। तो 2 चीज़ें जो डिपार्टमेंट होते हैं, कार्मिक प्रशासन जिसे हम लोग कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये होम मिनिस्ट्री, वो सरकार अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि वो दोनों चाबी है सरकार को चलाने की। होम मिनिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जो कार्मिक प्रशासन है वो सरकार के अफसरों की, IAS IPS ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी, उसके लिए, मतलब सरकार चलाने की जो दोनों चाबियां हैं वो बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। और उसको कैसे मैनेज करेंगी कि फिनेंस से जुड़े, मतलब ये कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी फिनेंस से जुड़े जो मंत्रालय हैं
जिससे बारिश होती हो, पावरफुल मंत्रालय है। हाँ, बारिश जिससे होती हो वो ठीक ठाक से मंत्रालय शिंदे साहब को मिल जाए ताकि उनका काम चल सके। लेकिन दो अगर मैं एक लाइन जोड़ दूं कि महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे जिसके अंदर पैसा कहा जाता है कि बड़ा पैसा पार्टियां बनाती है या जिसमें पैसों की बारिश होती है, वो एक अर्बन डेवलपमेंट है। सारे बिल्डर उसी में आते हैं कंस्ट्रक्शन के। एक हाउसिंग है, जितने बड़े प्रोजेक्ट हाउस के हाउसिंग डिपार्टमेंट देता है। और तीसरा MSRDC, जहां सारे हाईवेज बनते हैं, वहां PWD पावरफुल नहीं होता है। MSRDC में जितने बड़े हाईवे राजमार्ग बनेंगे 1 लाख करोड़ रुपया उसके अंदर हर साल बजट रहता है। तो ये बड़े जो विभाग है जिसके अंदर आप टेंडर दे सकते हो, ठेके दे सकते हो, जिसमें आपकी पार्टी मजबूत हो सकती है, तो ये विभाग मुझे लगता है। और यही कारण रहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे को दिया था। सीएम ने अपने पास नहीं रखा था, एकनाथ शिंदे को दिया था। तो एकनाथ शिंदे उस मामले में एक्सपर्ट है, पार्टी के लिए कैसा फंड इकट्ठा करना, अपने लिए कैसा करना। तो वो चाहेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट उनके पास रहे, जिससे बिल्डर लॉबी पे उनकी पकड़ रहे। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि अब सहयोगियों की बात करें, हर्षवर्धन जी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, क्या एकनाथ शिंदे का इसलिए नाराज होने का कारण यही है कि उन्हें यह लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, अब अगर गृह मंत्रालय भी नहीं मिलेगा, फाइनेंस भी नहीं मिलेगा, यहां तो देवेंद्र फडणवीस के बाद नंबर 2 पर अजीत पवार हो गए, ये दोस्ती तो ऐसा तो नहीं उन्हें खल रही है? नहीं, निश्चित तौर पर ये परेशान करने वाली बात है उनके लिए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम उसको ध्यान से देखें तो देवेंद्र और एकनाथ, इन दोनों से बड़े नेता अजीत पवार रहे। ये ठीक है, समय बदलता है सबका, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा पवार ज्यादा बड़े नेता रहे। फिर अजीत पवार ऐसे नेता बन गए जिनको कहते हैं ना कि बड़ी जल्दी सीलिंग छू ली उन्होंने। उप मुख्यमंत्री वाली सीलिंग उनकी तय हो गई। अब तो शायद रिकॉर्ड कुछ बनाने जा रहे हैं वो, सुशील मोदी से भी ज्यादा। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ीगत परिवर्तन के नेता है, इसको समझिए। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की जो मुंडे महाजन की विरासत थी, फिर नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उसको भी मान लें कि उनकी बनी नहीं, उनके खिलाफ साजिश की गई, दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाए, और फिर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति से खुद को बाहर कर लिया। देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं। जब भाजपा के सबसे बड़े चेहरे तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उनके सामने कहीं टिकते नहीं। दूसरा, 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले सिर्फ 2 लोग हुए, उसमें से एक देवेंद्र फडणवीस है। न तो एकनाथ शिंदे रह पाए, अजीत पवार तो कभी बने नहीं। और देवेंद्र फडणवीस भले एकनाथ शिंदे के नीचे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास जो ताकत थी वो 105 विधायकों की थी। उनके पास जो ताकत थी वो पूरे महाराष्ट्र की एक पार्टी की। तो मुझे लगता है कि नेता तो कोई भी हो जाए, एक बार कोई पद मिल जाता है तो शिंदे जी को बुरा तो लग ही रहा होगा भाई, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनना, लेकिन हैसियत सबको अपनी अपनी पता होती है। जो चतुर नेता होता है समझ जाता है। पॉलिटिक्स नंबर गेम है ना, पॉलिटिक्स नंबर गेम है ना। अब आज कोई बड़ा नेता कब बनता है? नंबर गेम से बनता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा नंबर गेम है। पिछली बार भी नंबर गेम था, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री रहकर भी सरकार देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी चला रही थी। आज तो और भी बड़ी पार्टी हो गई है। तो नेता, एक जमाना सोचिए ना, उद्धव ठाकरे शिवसेना भी जो है बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बड़े भाई थे वो शिवसेना बीजेपी के, फिर नंबर गेम बदल गया तो वो बड़े भाई हो गए और अब भाई भाई नहीं रहे। तो नंबर गेम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं फिर से जिक्र करता हूँ कि प्रमोद महाजन ने 1996 में वाजपेयी जी का विश्वास मत की बहस हो रही थी, तो उसमें काफ़ी हंगामा हो रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई आपके पास बहुमत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है या असेंबली है वो उसकी बेस्ट की बसेज नहीं है। महाराष्ट्र में बेस्ट की बस चलती ना, कि जिसमें रुमाल रख दिया तो सीट आपकी हो गई। ये सिर्फ नंबर गेम है। तो आज नंबर गेम भारतीय जनता पार्टी के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो एकनाथ शिंदे कितने भी बड़े नेता हों नहीं हों, पिछली बार बनाया गया था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत थी, और उनकी जरूरत एकनाथ शिंदे की नहीं थी, उनको उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना था, उस पार्टी को तोड़ना था। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए ये नहीं कि शिंदे साहब बड़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी के एक के हित के लिए कोई पार्टी टूट जाती है। विजय जी, इसमें तो श्रेय दीजिए ना थोड़ा, क्या पवार साहब को, शरद पवार को। नंबर नहीं भी रहता फिर भी वो बड़े नेता रहते हैं। आप लेकिन शिंदे साहब तो इस समय नाराज ही शरद पवार साहब से है कि वो थोड़ा सा नंबर ठीक कर लेते तो आज उनकी ताकत, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती। तो मैं कह रहा हूँ शरद पवार बिना नंबर के जो है बड़े नेता बने रहते, तो वो भी एक अलग किस्म के नेता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि शरद पवार की जो साम दाम दंड वाली राजनीति थी उसको भी देवेंद्र फडणवीस ने काउंटर किया है। तो शायद ये भी एक बड़ी चीज, जब हम नेता के तौर पर बात करते हैं तो नंबर गेम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोई नेता कैसे एक्ट कर रहा है, उसका प्रभाव कैसे है, कार्यकर्ता उसके पीछे कैसे खड़ा होता है, तो देवेंद्र फडणवीस को यहां भी पूरे नंबर मिलते हैं। ये उस तरीके का मैंडेट है जैसे जनता ने ये बता दिया है कि बीजेपी को किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, जिसे आना है उसको साथ में आए,
क्योंकि जनादेश वैसा ही है और ये बहुत जबरदस्त जनादेश है, लेकिन फिर भी इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी को जनता ने सिर्फ ये नहीं बताया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बना रहे हो, जनता ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बता दिया है कि आप बीजेपी के साथ हो, इसलिए आपको इतनी सीटें आ रही है, 57-41 सीटें आई है। यह भारतीय जनता पार्टी का साथ है आप, इसलिए आप इतने सीटें जीत कर आ पाए हो। और मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों समझते हैं कि उनका जो ये बेहतर प्रदर्शन रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के कारण रहा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते तो वो जानते उनका क्या आश्रय होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जीत का श्रेय देना चाहिए और बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए कि जीत भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो और जो विभाग आपसे समझदारी से आपको मिलते हैं आप लेके शानदार काम कीजिए। सिर्फ विभाग इसलिए लेना कि इसके अंदर बहुत पैसा आता है, इसके अंदर पावर आती है, इससे पैसा बनता है, इससे बेहतर है कि महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है वो देखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे सुबह सुबह योग के कार्यक्रम में कहते हैं संतत्व की प्राप्ति हो जाना, मोह माया सब कुछ त्याग दो। ऐसे कैसे कर ले पॉलिटिशियंस? मोह माया तो रखनी पड़ेगी, बड़ा दिल कैसे दिखा दे? जब तक अपने मन की बात पूरी ना हो तब तक तो सतारा में रहे ना। अब आ रहे हैं ठाणे, अब वो प्रेशर है चाहे उनका मन। बात अब महाराष्ट्र की कर रहे हैं। सारी माया तो उन्हीं के पास है जो मोह माया त्यागने का भाषण देते हैं। चलिए बात हम माया की कर रहे हैं तो अडानी साहब की कर लेते हैं, क्योंकि अडानी जी के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाए। किसने लगाए? राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौतम अडानी ने पहली बार अमेरिका में लगे हुए आरोपों पर जवाब दिया है। अडानी ने अमेरिका में उनकी कंपनी पर लगे आरोपों को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। अडानी ने कहा, जब हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हर बाधा अडानी समूह के लिए सीढ़ी बन जाती है। उन्होंने आगे कहा कि हर राजनीतिक विरोध हमें और ताकत देता है। गौतम अडानी ने आगे कहा कि मैं आपको यह बता दूं कि इस मामले में अडानी पक्ष से किसी पर भी FCPA के उल्लंघन या फिर न्याय में बाधा डालने की किसी भी साजिश का आरोप नहीं लगा है। ये पहली मर्तबा है। देखिए, आरोप लगातार लंबे समय से राहुल गांधी लगा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी अडानी के नाम पर न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है अलग अलग इलेक्शन में, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने जवाब दिया है। आप सुने। Then 2 weeks back, we faced as a set of allegations from the US about compliance practices at Adani Green Energy. This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger. And every obstacle becomes a stepping stone for a more resilient Adani Group. ये गौतम अडानी ने जो बयान दिया है, ये पहली बार उन्होंने बयान दिया। वो ये कह रहे हैं कि ना न्याय में कोई बाधा डालने का आरोप है, ना कोई कानूनी प्रक्रिया में रुकावट डालने का आरोप है, लेकिन जो भी राजनीतिक आरोप हम पर लग रहे हैं, हम उन्हीं को बाधाओं को सीढ़ी बना के आगे बढ़ेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये कि भारत की किसी कंपनी पर अगर कोई आरोप लग रहा है, भारत की भूमि पर कोई भी गड़बड़ करने, भ्रष्टाचार, कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी है, उसका भारत के कानूनों के तहत पूरी तरह से जांच करना, उस पर गड़बड़ है तो उसको ठीक करना, जहां जरूरी है जुर्माना लगाना और जरूरी है तो कानूनी दंड देना, ये होना ही चाहिए। फिर वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा बिरला हो, कोई भी हो। लेकिन भारत की एक कंपनी जो दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय हितों को आगे बढ़ा रही हो, उस पर कोई विदेशी धरती से कोई आरोप लगाए, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। अमेरिका की कोई हिंडनबर्ग रिसर्च है जो शॉर्ट सेलर है, जिसका काम ही यही है कि रिसर्च रिपोर्ट बेच के और शॉर्ट सेलिंग करके और पैसे बनाती है, बाजार में कंपनियों को बर्बाद करके अपने पैसे बनाती है, उसकी रिपोर्ट पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। गौतम अडानी ने जो बात कही है उसमें दोनों बातें, पहले हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद जो हुआ था वो समझना चाहिए। 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कोई कंपनी आज तक लेके नहीं है। फर्स्ट लार्जेस्ट FPO था। क्या हुआ? रिसर्च रिपोर्ट आती है, लगा कि FPO तो बिक नहीं पाएगा, फुल्ली सोल्ड आउट हो जाता है। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए लोग लगाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर लगाते हैं, जो जिसको हम कहें कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं और ऐसी कंपनी में लगाकर वो लाभ कमाना चाहते हैं। गौतम अडानी ने खुद निर्णय लिया और सारे पैसे लोगों को वापस कर दिए।
ये सामान्य बात नहीं। 20,000 करोड़ आपके ऐसे दौर में जब आपका शेयर प्राइस एकदम धड़ नीचे गिर रहा हो, जब आप नंबर 3 से नीचे आ गए हो, 20 के बाहर चले गए हो, बड़ा कठिन काम होता है। फिर क्या था, कंपनी ने कर्जों की जो रीस्ट्रक्चरिंग की है वो भी बहुत मतलब इसको उस भाषा में कहें कि किसी आदमी के ऊपर अगर कर्ज कम होता जाए तो जाहिर है कि ज्यादा उसके पास लिवरेज हो जाता है। विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास तो इतने पैसे होते नहीं, उसके ऊपर कर्ज बहुत होता है, उसको इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया। और अभी वाला अगर देखें तो सचमुच कौवा कान ले गया से ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिकी एजेंसी आरोप लगा दे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वहां का कह दे, उनकी जो सहयोगी कंपनी है उसके लोग उसमें इंडिक्टमेंट में सीधे सीधे शामिल हैं। गौतम अडानी और सागर अडानी के ऊपर भी आरोप है, लेकिन न तो ब्राइब का है और न ही वहां विदेशी तौर पर जो कहते हैं ना कि इंटरफियर करने या उसका है। तो कौन लेके भागा? जगन मोहन कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, जो बीजू जनता दल है उसकी तरफ से कोई गया कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो अगर कोई गड़बड़ी उन सरकारों ने नहीं की, और एक बात और मैं नहीं समझ में आता, ये गौतम अडानी की कैसी दोस्ती है मोदी से? मोदी के दोस्त हैं ये, और रोज इनको पैसा देना पड़ जाएगा सरकार को ही, ये संभव है? दोनों चीज थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कारोबार करने वाले लोग पैसे नहीं देते, भ्रष्टाचार नहीं होता, उल्टे सीधे सब होता है, लेकिन इस तरह से एक उद्योगपति को टारगेट करना, ये राहुल गांधी और विशेष करके नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी बयानबाजी, ये देश के खिलाफ है, देश हित में नहीं है, ये मैं मानता हूं। और गौतम अडानी ने सीधे सीधे हेड ऑन लिया है, चुनौती दी।